A very warm welcome, dear students. So today we will solve the PYQs of magnetic fields of electric current. और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लगभग दो क्वेश्चन एवरी ईयर सीईटी के एग्जाम में पूछा गया है. तो अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे जाते हैं. उसके बाद में सुपर पोजिशन ऑफ वेव से पूछे जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th और 12th दोनों मिला के लगभग 5 क्वेश्चन, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. तो ये दो चैप्टर ही करने से बच्चों को ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस का जुगाड़ हो जाता है, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं. तो लेट अस सी द क्वेश्चंस वन बाय वन. और सबसे पहला क्वेश्चन, ओके. An electron E moves in a circular orbit of radius r with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The magnetic field is, देखो समझो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब करंट है लूप में, हम लोग ऐसे मान सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v दी हुई है, तो समझो ये चार्ज घूम रहा है E, इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन घूमा क्लॉकवाइज तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सिंपल सी लॉजिक है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा. खैर हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन करंट होगा ये पक्की बात है. और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. यहाँ पे एक रेवोल्यूशन में चार्ज क्या है? चार्ज घूमने वाला तो E है, तो मैं चार्ज को E लिखूंगा और टाइम को लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. अब देखो मैं 1/t को f भी लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी. लेकिन इस क्वेश्चन को जब मैं ध्यान से देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे f नहीं लिखना है. तो मैं क्या करूंगा, टाइम को क्या लिखूंगा, टाइम पीरियड को. देखो टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. अब वन रेवोल्यूशन का टाइम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड, अगर इस लूप की रेडियस या ऑर्बिट की रेडियस को मैं r मान लेता हूँ, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन? 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड v, राइट. तो देखो ये करंट का फॉर्मूला मुझे आ गया. करंट इज इक्वल टू EV अपॉन 2πr, EV अपॉन 2πr. और मुझे आंसर EV R के टर्म्स में ही लाना है, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल रहा है. इसलिए मैंने 1/t को f नहीं लिखा है, नहीं तो 1/t को फ्रीक्वेंसी भी तो लिखा जा सकता था. लेकिन ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में f है ही नहीं, ऑप्शंस में f है ही नहीं. तो ये करंट निकाल ली मैंने. करंट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. अब क्या पूछा है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, राइट. तो क्योंकि B दिया हुआ है ना, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट ni. अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं होगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स 1 माना जाएगा, राइट. म्यू नॉट n की जगह 1 लिख लेते हैं. म्यू नॉट ni अपॉन 2r, म्यू नॉट ni अपॉन 2r. और अब क्या है, I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो आंसर आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, EV अपॉन 2πr. कुछ कैंसिल होगा क्या? शायद नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. तो आंसर आएगा म्यू नॉट EV डिवाइडेड बाय 4πr². और ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकंड, हाँ. Two wires carry currents 5 ampere and 2 ampere are enclosed in a circular loop as shown in the figure. तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो 5 एम्पियर तो ऊपर जा रहा है. देखो इस लूप ने दो करंट एनक्लोज किए हैं, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर. 5 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है और 2 एम्पियर अंदर की तरफ जा रहा है. तो ऑफ कोर्स एक करंट को मैं पॉजिटिव मान लूंगा, एक करंट को नेगेटिव मान लूंगा. Another wire carrying a current of 3 ampere is situated outside the loop. तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हो तो लूप के बाहर है. The value of integration of b bar dot dl bar around the loop is, okay. तो देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सी लॉजिक है कि ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एम्पियर्स लॉ. और एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ b bar dot dl bar is equal to mu naught times of current enclosed by the loop. बस इतना याद रखना कि जब करंट एनक्लोज्ड होगा ना, तो मतलब सिर्फ उन करंट्स की बात होगी जो लूप से पास हो रहे हैं. तो एक 5 एम्पियर पास हो रहा है, एक 2 एम्पियर पास हो रहा है. 3 एम्पियर का हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो लूप के बाहर है. बट एक सोचने वाली बात ये भी है कि एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक करंट नीचे की तरफ. तो 5 को मैं पॉजिटिव लूंगा और 2 को मैं नेगेटिव लूंगा. सो +5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर. तो ये आंसर होगा 3 म्यू नॉट. एम्पियर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है,
तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 3 म्यू नॉट, ऑप्शन म्यू नॉट में ही दिया हुआ है और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तो काफी इजी सम था ये, बेस्ड ऑन एम्पियर्स लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया ए इज बी। देखो अब ये आंसर है ना, ऑप्शन देख लो, तुमको आंसर है ना ए के फॉर्म में लाना है, मतलब एरिया चाहिए ना कि रेडियस, तो तुमको रेडियस को एरिया से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देख लेंगे। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर अगर बी है कॉइल के, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, चलो देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। और ऑप्शन में मैं ऑलरेडी देख चुका कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे r नहीं चाहिए, r के जगह पे मुझे रेडियस चाहिए, सॉरी r के जगह पे मुझे एरिया चाहिए। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो इससे मुझे आर स्क्वायर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बाय पाई, ए बाय पाई। तो आर क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू रूट ए, जिसको मैं ए रेज टू हाफ लिखूंगा, अपॉन रूट पाई। रूट पाई को रूट पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट। तो ये तो मैंने रूट ए को ए रेज टू हाफ लिख लिया और रूट पाई को रूट पाई रहने दिया क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय द फॉर्मूला NIA। तो ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 से डिवाइड कर लेता हूं। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा m बाई बी इज इक्वल टू NIA डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n I और ये 2r ऊपर। तो ये NI तो कट गया, तो आंसर आएगा m विल बी इक्वल टू b, राइट साइड में चला गया, NI कट गया, तो a बाई म्यू नॉट इंटू 2 इंटू r। और r को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो r को मैं ये लिखने जा रहा हूं, ये वैल्यू में r की यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज a टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय रूट पाई। अब अगर न्यूमरेटर में देखो तो a का 2 पावर है, a रेज टू 1 और a रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा b टू b a रेज टू 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू रूट पाई। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The charge moves with a velocity v through an electric field E as well as magnetic field B. Then the force acting on it is, ये तो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में, और ये इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीधा सीधा QE बार, और फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला है Q इंटू V क्रॉस B, राइट। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, तुमने पढ़ा होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। हमारा चैप्टर स्टार्ट ही इसी से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along the axis. If the number of turns per unit length, per centimeter मतलब per unit length is doubled and the current is made 1/3, then the new value of magnetic induction is, देखो magnetic induction at the center of the current carrying coil or along the axis is given by the formula mu naught Ni। इस फॉर्मूला में n मतलब क्या होता है याद रखना, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। सो n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I तो करंट है, वो तो तुम जानते ही, बताने की जरूरत नहीं है। अब नए सिचुएशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, वो मेरे ख्याल से डबल हो गया, तो 2n हो गया। और करंट का क्या हुआ, करंट हो गया 1/3, करंट हो गया 1/3 ऑफ इनिशियल करंट, राइट। तो तुम्हारा नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नया मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट n डैश I डैश, राइट, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n डैश मतलब 2n और I डैश मतलब I बाई 3। थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 2/3 म्यू नॉट Ni। अब ये म्यू नॉट Ni क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 म्यू नॉट Ni है B, तो आंसर आएगा तुम्हारा नया मैग्नेटिक फील्ड होगा 2/3B, 2/3B, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A, B, C are three parallel conductors of equal lengths carrying currents I and 2I। तो एक में करंट I है, एक में I है, दूसरे में 2I है, मतलब तीसरे वाले में 2I है।
Distance between A and B is x, B and C is also x. F1 is the force exerted by B on A and F2 is the force exerted by C on A. मतलब B वाला A पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1 और C वाला F2. Current I in A and current I in B are in same direction and current 2I in C is in opposite direction. तो जब तक डायग्राम बनाएंगे नहीं कुछ क्लियर नहीं होगा. डायग्राम बना लेते हैं. देखो तीन वायर है. वन इज वायर A, वायर B एंड वायर C. ठीक है, तो ये वायर A है, ये वायर B है, ये वायर C है. और इसमें करंट I है, इसमें भी करंट I है और इसमें करंट 2I है. और विच डायरेक्शन द करंट इज इन द उल्टा डायरेक्शन. ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है x. ठीक है, चलो अब देखते हैं. सी B ने A पे कितना फोर्स लगाया F, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग. फोर्स निकाल सकते हैं. देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डिस्टेंस. तो यहाँ पे 2 इंटू देखो A में कितना करंट है I, B में कितना करंट है I और डिवाइडेड बाय ये F1 है. F1 मतलब फोर्स ऑन A बाई B. तो फोर्स ऑन A मतलब इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल रहा हूं. A और B के बीच की फोर्स निकाल रहा हूं. तो इन दोनों में करंट कितना फ्लो रहा है I और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x. तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट. सो F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बाई B. अब देखो दोनों A और B में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे. अगर A और B में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो ये F1 का डायरेक्शन A पे ऐसे लगेगा, राइट. मतलब B A को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि हम जानते हैं whenever two wires carry current in the same direction they will attract. तो F1 का डायरेक्शन B की तरफ होगा लाइक दिस. और F1 की वैल्यू एक काम करते हैं L को राइट साइड में ले लेते हैं. तो F1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I स्क्वायर बाई x. और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट C एंड B. तो अब हम लोग C और B के बारे में बात करेंगे. मतलब हम लोग इस वायर और इस वायर के बारे में बात करेंगे. फोर्स एक्सर्टेड बाय C ऑन A. पहले तो देखो दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा बिकॉज बोथ आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस. मतलब C A को रिपेल करेगा मतलब दूर भगाएगा अपने से, राइट. तो इस तरफ फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू है F2. तो देखते हैं F2 कितनी होगी. तो याद रखना F2 मतलब फोर्स बिटवीन विच टू वायर्स A एंड C. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 मतलब 2I इंटू I2 मतलब 2I, I1 मतलब I करंट इन वायर A, लेकिन I2 मतलब 2I करंट इन वायर C डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स व्हिच इज 2x. तो अल्टीमेटली तुम देखोगे ये 2 कट गया और F2 का आंसर भी वही आया जो F1 का आया, राइट. 2I स्क्वायर बाई x. देखो सेम आंसर आया. तो अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो F1 इज इक्वल टू F2. लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. मतलब F2 अगर राइट में है तो F1 लेफ्ट में है. तो मैं लिख सकता हूं कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अलग है. इसलिए F1 बार इक्वल टू माइनस F2 बार. दैट इज द रिलेशन. ओके. तो ये माइनस लिखने का क्या मतलब है, माइनस साइन शोज दैट बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो मैं इसका आंसर मानूंगा आंसर डी. आंसर डी इज द आंसर. वो माइनस साइन इसीलिए दिया है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि मतलब दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, करेक्ट. तो F1 इक्वल टू माइनस F2 का मतलब ही वही है कि वो दोनों उल्टा डायरेक्शन में, ऐसा वो लोग दिखाना चाहते हैं. अदरवाइज वो लोग ऑप्शन में माइनस देते ही नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. When a battery is connected between the two ends of a diagonal of a square conductor frame of side A, the magnitude of magnetic field at the center will be. मतलब सिचुएशन ऐसा है, देखो क्या होगा. ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, ओके. और इन दोनों एंड के बीच में बैटरी लगा दी गई है. मतलब बैटरी लगा दी गई है मतलब यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट वापस चला जा रहा है, राइट. तो करंट का डायरेक्शन देखो, करंट तो सेम होगा अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में. यहाँ पे भी आई होगा, ओके. और नीचे वाले पार्ट में भी करंट की वैल्यू क्या होगी, आई ही होगी. यहाँ भी आई होगा करंट, राइट. अब होता क्या, सेंटर पे पूछा हुआ है ना, तो सिंपल सी बात है. ऊपर वाले पाथ में देखो करंट अलग डायरेक्शन में, नीचे वाले पाथ में करंट अलग डायरेक्शन में.
ऊपर वाले पाथ में करंट है क्लॉकवाइज, नीचे वाले पाथ में करंट देखो, मतलब अगर मैं इसको नाम देता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लूप को नाम दे दूं ABCD, राइट, तो जो ऊपर वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन है ABC का, वो क्लॉकवाइज करंट का कंट्रीब्यूशन होगा सेंटर पे, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा ADC में, और दोनों इक्वल है तो दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर डायरेक्टली जीरो आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अपर पार्ट का लोअर पार्ट का इक्वल होगा, अपोजिट होगा सेंटर पे, और कैंसिल कर जाएंगे, राइट। तो आंसर है इसका डायरेक्टली डी। अब पता नहीं तुमको बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो तुमको कभी भी ऐसे क्लोज लूप वाला डायग्राम आए, याद रखना, कभी भी ऐसे क्लोज लूप वाला डायग्राम आता है, क्लोज लूप वाला डायग्राम आए, और सच्चाई तो ये है, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ, देखो सच्चाई तो ये है कि जरूरी नहीं कि डायगोनली जाना चाहिए, ऐसे जाता ना करंट ऐसे, और यहां से बाहर निकलता है, यहां से फॉर एग्जांपल, ओके, यहां से, तो देखो ये बड़े वाले पार्ट में करंट अलग होता है, छोटे वाले करंट पार्ट में देखो ये छोटा वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक, इसमें करंट अलग होता है, ऊपर वाले पार्ट में अलग होता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जीरो होता है। ऑफ कोर्स ये एक डिस्कशन की बात है, ये समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, बट तुम याद रखना कभी भी एक एंड से करंट जाए और दूसरे कहीं भी किसी पार्ट से बाहर आए, और अगर क्लोज्ड फिगर है या समझो स्क्वायर है या सर्कल है, ऐसे कभी भी एग्जाम में आए और सेंटर में पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर जीरो होगा डायरेक्टली, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 100 E, तो हमको Q की वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है 100 E is revolving in a circular path of radius 0.8 मीटर, ओके, with a frequency of 1 revolution per second, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज दी गई है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। पहले तो मैं इस करंट चार्ज की वजह से करंट निकालता हूँ। करंट का फॉर्मूला है Q/T, मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ी थी, I is equal to Q/T, और 1/T को मैं इस बार F लिखूंगा क्योंकि मुझे F दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर कैसे निकालोगे, म्यू नॉट Ni, N की बात नहीं होगी, नंबर ऑफ टर्न्स 1 लिया जाएगा, म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय 2R, राइट। इसको म्यू नॉट ही रख लेना, बिकॉज ऐसे ऑप्शन में करने के लिए बोला है। करंट को मैं लिखूंगा QF डिवाइडेड बाय 2R। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर आएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 E को मैं लिख लेता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी तो 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 0.8, और 2 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 1.6, तो 1.6 ऊपर नीचे कर दिया, आंसर आएगा 100 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज 10⁻⁻17 म्यू नॉट, और ऐसा ऑप्शन है आंसर ए। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइडल सोलेनॉइड इज 0.2 टेस्ला, 0.2 मिली टेस्ला, मतलब पहले मैग्नेटिक इंडक्शन थी 0.2 मिली टेस्ला। अब क्या किया है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ टोरॉइड इफ द करंट थ्रू इट इज ट्रिपल्ड एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे लिखना चाहिए था उनको, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेड 1/3, मतलब टोरॉइड के पास टोरॉइड सर्कुलर होता है ना, तो क्रॉस सेक्शन होता होगा, तो वो 1/3 किया गया। तो ध्यान से देखना, अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट Ni, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर तुम टोरॉइड को ध्यान से देखो तो टोरॉइड कुछ ऐसा होता है, राइट, तुमने देखा होगा टोरॉइड ऐसा होता है, टोरॉइड ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज द टोरॉइड। अब टोरॉइड ऐसा होता है ना, ध्यान से सुनो, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई r, जहां पे r मतलब कौन सा रेडियस, सुनो, r मतलब ये वाला रेडियस। अब उन्होंने कौन सा रेडियस चेंज किया, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला रेडियस, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगी, याद रखना। देखो r मतलब ये वाला रेडियस, उन्होंने कौन सा रेडियस चेंज किया, क्रॉस सेक्शन वाला, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मैं सीधा लिख सकता हूँ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i इन दिस केस। और देखो i के साथ क्या किया गया, i को क्या किया गया, i को ट्रिपल, तो अगर i इज ट्रिपल्ड, अगर i को ट्रिपल किया तो b भी ट्रिपल, i इज ट्रिपल्ड, b इज ट्रिपल्ड, ओके, इफ i इज ट्रिपल्ड b इज आल्सो ट्रिपल्ड, तो मेरे ख्याल से b ट्रिपल्ड हो गया, तो नया b क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड b, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0.2, और 3 इंटू 0.2 क्या होता है 0.6 मिली टेस्ला, दैट इज द आंसर, और इसका आंसर है आंसर बी, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैं फिर एक बार बता देता हूं, देखो, या फिर एक काम कर दे, टोरॉइड को काट के सीधा कर लो, तो ये सोलेनॉइड जैसा दिखेगा, देखो ये
ऐसे दिखेगा, टॉरॉइड को काट के सीधा कर लो तो ऐसे दिखेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रेडियस पे नहीं डिपेंड करता, मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। देखो ये रेडियस मैटर करता है, बट ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग को सिर्फ वेरिएबल क्या लेके चलेंगे, करंट को वेरिएबल लेके चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An electron is projected along the axis of a circular conductor carrying current I. The electron will experience, देखो समझो ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है और ये एक्सिस है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो ऐसे राइट की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन करंट लूप में क्लॉकवाइज फ्लो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब समझो मैंने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, वेलोसिटी ऐसी है, तो या तो ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बनाएगी या फिर 180 एंगल बनाएगी। देखो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज QVB sin थीटा। अब ध्यान से सुनना, एक्सिस पे अगर तुमने चार्ज को अलोंग द एक्सिस छोड़ा तो या तो वो बी के डायरेक्शन में होगा या तो बी के उल्टे डायरेक्शन में। मतलब थीटा या तो 0 होगा या तो थीटा 180 होगा, और दोनों ही केस में साइन थीटा 0 होगा। ओके, तो फोर्स 0 होगा, नो फोर्स। सो द आंसर इज नो फोर्स विल एक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A thin ring of radius r meter has charge q uniformly spread on it. The ring rotates with its axis with a constant frequency of f revolutions. The value of magnetic induction। बहुत आसान क्वेश्चन। पहले क्या हो रहा था, देखो पहले एक सर्कल था जिसमें चार्ज चलता था। अब क्या हो रहा है, सर्कल चार्ज और पूरा सर्कल ही घूम रहा है, तो सिचुएशन सेम है। फिर एक बार बता देता हूं, पहले क्या हो रहा था, एक ऑर्बिट पे चार्ज घूम रहा था। अब क्या हो रहा है कि एक रिंग है जिसपे चार्ज क्यू है और पूरा का पूरा रिंग ही घूम रहा है, तो दोनों बात सेम है, राइट। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। करंट का फॉर्मूला वही होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मैं इसको Q इंटू एफ लिख लूंगा। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर पूछा हुआ है तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेंगे, I डिवाइडेड बाय व्हाट 2R, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट QF डिवाइडेड बाय 2R। और ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट QF अपॉन 2R, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी। Answer C is the right answer for this question. Next question. A long solenoid carrying current I1 produces a magnetic field B1 along its axis. तो B1 होगा, B1 will be equal to mu naught N1 और I1। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। If the current is reduced to 20%, मतलब तुम्हारा करंट क्या हो गया, 20% कम हो गया, मतलब I1 माइनस 20% I1, तो ये एक्चुअली हो जाएगा I1 माइनस 20/100 0.2, तो 0.8 I1 हो जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या किया हुआ है, 5 टाइम्स। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब N2 को क्या किया गया, 5 टाइम्स ऑफ N1। पूछा है व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट N2 I2। ओके, लेकिन N2 क्या है, N2 इज नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ N1, और I2 क्या है, I2 इज नथिंग बट व्हाट 0. आई एम सो सॉरी, reduce टू 20% है, reduce बाय नहीं है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। reduce टू मतलब फाइनली वो 20% ही हो जाएगा, फाइनली वो 20% ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। 20% हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा मतलब 0.2 टाइम्स हो जाएगा। इट इज नॉट reduced by 20, इट इज reduced to 20। अच्छा वो राइट टाइम पे देख लिया मैंने, नहीं तो भी पता चल जाता क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं 4 वाला। हाँ बराबर है। तो सीईटी में हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर बच्चा कोई मिस्टेक भी कर ले तो भी उसे पता चल जाए। ओके, तो 5N1 इंटू 0.2I1, तो देखो 0.2 इंटू 5 तो 1 हो जाएगा, तो आंसर वापस वही है, म्यू नॉट N1 I1। मतलब B2 का आंसर देखो, म्यू नॉट N1 I1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट इज नथिंग बट B1, तो B2 का आंसर इज सेम एज B1, B2 का आंसर इज सेम एज B1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a straight wire of diameter 0.4 millimeter carries a current of 2 ampere is replaced by another wire of 0.8 millimeter diameter carrying the same current. The relation at distance r from both the wires is B1 and B2 respectively, then B1 upon B2 is। अच्छा, डायमीटर वायर का बदला है और कुछ तो नहीं बदला ना, is replaced by another wire of point, अच्छा कुछ नहीं बदला, करंट भी सेम है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अब
डायमीटर 0.4 mm कैरिंग ए करंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर। हमारे सिलेबस में तो वही था ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय r। अब याद रखना ये r क्या था, ये r है ना डिस्टेंस है ना, ये रेडियस ऑफ वायर है, ये r डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ वायर ओके विल डिपेंड ओनली अपॉन व्हाट, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन करंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब क्या बोला हुआ है देखो, वायर बदला गया बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, ओके खाली वायर को चेंज किया गया, मतलब पतला वायर की जगह झाड़ा वायर यूज हो गया, राइट। बट उससे हमको क्या लेना देना, आवर मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस जो सेम है, और इट डिपेंड्स अपॉन करंट तो दोनों वायर के लिए सेम है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ सीधा B1 इज इक्वल टू B2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मतलब वायर के रेडियस को बदलने से, वायर के थिकनेस को बदलने से हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2i अपॉन r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, राइट। तो B1 इक्वल टू B2 इज द आंसर। I भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ओके रेडियस चेंज करने से, वायर के रेडियस चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट, current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, the torque acting on the loop, torque acting on the loop is given by the formula NIAB sin theta, NIAB sin theta नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द लूप पे। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट सी है, टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द लूप। हाँ, ये एक सम से मिलता जुलता सम है, देख लेते हैं। टू लॉन्ग कंडक्ट, नहीं उसमें 3 थे, इसमें 2 ही वायर है, तो मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग है। टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरी करंट्स I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शंस, ठीक है। तो I1 और I2 तो सेम डायरेक्शन में थे पहले, ये I1 है, ये I2 है, I1 I2 सेम डायरेक्शन मतलब दे विल अट्रैक्ट, दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, और याद रखना F ऐसे होगा, ऐसे, ये F ऐसे और यहाँ वाला F ऐसे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। नाउ द, तो फोर्स F कितना होगा देखो, F इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2I1 I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, हाँ d क्या, d दिया हुआ है, डिस्टेंस को d मानना नहीं है, d दिया हुआ है डिस्टेंस, राइट। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 और F अपॉन L का फॉर्मूला है, तो L को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये मेरा पहले आंसर ये था। अब क्या हुआ देखो, नाउ द करंट इन वन ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, मतलब देखो क्या हुआ, ये एक, इसको I1 ही रहने दो, ठीक है। एक वायर में करंट को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, डायरेक्ट करंट को डबल भी कर दिया गया, तो 2I2 हो गया, राइट। अब ये दोनों अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इस पे ऐसे और इस पे ऐसे। लेट अस से अब जो नया फोर्स है वो F डैश है, F डैश, तो F डैश क्या होगा देखो, F डैश विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 और I2 के जगह पे क्या आएगा 2I2, क्योंकि करंट डबल हो गया, अब I2 नहीं है, करंट 2I2 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी इंक्रीज करके 3D कर दिया गया। देखो मैंने वो डायग्राम सही बनाया नहीं, तुम समझ जाना, वो ज्यादा दूर होंगे वायर्स, राइट। डिस्टेंस 3D हो गया, तो यहाँ नीचे 3D होगा, करेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पता चलेगा, ये होगा 2/3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी, ओके। और अगर तुम सोचो जो ब्रैकेट के टर्म्स है वो क्या है, वो तो F ही है, तो F डैश इज इक्वल टू व्हाट 2/3F, F डैश इज इक्वल टू 2/3F, लेकिन F का डायरेक्शन था ऐसा, ओके ऐसे ऐसे था, और F डैश का डायरेक्शन उसका उल्टा है, तो तुमको लिखना चाहिए वेक्टर फॉर्म में F डैश इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज 2/3F होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा उसका, क्योंकि दोनों उल्टे डायरेक्शन में, देखो F डैश और F उल्टे डायरेक्शन में, राइट। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, आंसर सी इज द राइट आंसर, ओके। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। मैंने खाली ये गड़बड़ कर दी कि ये 3D मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए था, मेरे ख्याल से तुम इतना समझ सकते हो, राइट। और आगे बढ़ते हैं। A solenoid 2 meter long and 4 centimeter in diameter has 4 layers of windings of 1000 tons, मतलब 1000 tons ऐसा 4 बार है ऊपर, मतलब एक बार 1000 है, उसके ऊपर फिर 1000 है, ऐसा 4 लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे तुम्हारे 4000, राइट। 4 into 1000 दैट इज इक्वल टू 4000,
और 4000 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर 3, राइट। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 2 मीटर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। डायरेक्ट आंसर B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू करंट। म्यू नॉट को लिखूंगा 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स होगा 4 इंटू 10 पावर 3, करंट की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना है 2, लेंथ है 2, 2 और ये 2 कैंसिल, 5 2 जा 10 हो गया, तो 4 पाई और 10 पावर -7 और 3 हो गया -4, और एक 10 था तो -3, 4 पाई इंटू 10 पावर -3 टेस्ला, और ऐसा ऑप्शन है आंसर सी। आंसर सी इज द राइट आंसर। और बस ये लास्ट सम था बच्चों, इसी के साथ हमने 2021 के MHT CET के सारे क्वेश्चंस कर लिए फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तुमने देखा होगा मोस्टली सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट वायर्स पे आए थे, या फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से उस पे आए थे, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। इसमें एक बात और भी नोटिस करने वाले कि करंट निकालने का तरीका याद होना चाहिए, करंट इज Q बाय कैपिटल T या Q इंटू F, राइट, दैट इज द वे वी फाउंड करंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये सब बातें याद रखते चलना, तो आने वाला जो फोर्थ कमिंग CET का एग्जाम होगा उसमें भी तुम मान सकते हो कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आएंगे। Okay, so thanks for watching the video and do share the video with your friends and subscribe the channel. Thank you students.